Hi everyone, welcome to my new video. तो इस वीडियो में we are going to discuss about electrical instruments. फिजिक्स के सेक्शन का हमारे चैनल पे this is the first video and इस वीडियो में we are going to discuss short concepts on potentiometer and meter bridge in a very efficient way. ठीक है, इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज इस वीडियो के बाद समझ आ जाएगा. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी की समझ आ जाएगा अगर एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, तो पेन पेपर लेकर बैठ जाओ और शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है पोटेंशियोमीटर. ठीक है, पोटेंशियोमीटर को हम सिंपली कह सकते हैं कि एक बहुत ही लंबी तार है. ठीक है, मतलब मैं इंग्लिश नहीं बोलूँगा इसमें ना, मतलब इंग्लिश इन द सेंस कि मतलब क्या लिखना है एग्ज़ाम में, मतलब अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या आ जाए तो उसमें लिखना क्या है क्या नहीं लिखना है. मैं सिंपल बातें करूँगा कि इसकी लेंथ L है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इज यूनिफॉर्म. सबसे पहली बात कि अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अगर मैं इस वाले व्यू पॉइंट से देखूं, अगर इधर से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इस वाले एंड पे भी ए होगा और अंदर के कहीं पे भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से अगर मैं कट करूं, ठीक है, लेट्स से यहाँ से कट करूं, तब भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा. उस चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर की तार की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं. नॉर्मल तारों को या नॉर्मल वायर्स को वी वोंट यूज एज पोटेंशियोमीटर की वायर्स. पोटेंशियोमीटर की वायर्स आर स्पेशल because they have a low thermal expansion coefficient. ठीक है, I will write this thing, low thermal expansion coefficient. ठीक है, and high resistivity. ठीक है, ये टर्म्स लिखना जरूरी है जस्ट बिकॉज कि हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसके तार की स्पेशलिटी क्या है. अच्छा, तो जनरली दीज वायर्स आर मेड ऑफ कांस्टेंट टिन और मैंगनीज. ठीक है, ठीक है, तो इन इस टाइप की वायर्स बनी होती हैं. तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर की वर्किंग के ऊपर डिस्कस करेंगे. ठीक है, बट थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है जो पोटेंशियोमीटर में हम यूज करेंगे. ठीक है, तो मैं एक बार सर्किट डायग्राम बनाते हैं, देखिए. ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम है. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात उठा दो कि पोटेंशियोमीटर इज अ वेरी टफ थिंग टू डू. ठीक है, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आता तो मैं कैसे कर पाऊंगा. पोटेंशियोमीटर को स्टेप में समझना कि इस स्टेप में अगर ऐसा होता है तो ये प्रोसेस होगा, मतलब ये चीज होगी, अगर ऐसा है तो वैसा होगा, अगर वैसा है तो ऐसा होगा. ठीक है, अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ही सिंपल लगेगा. एंड आई नो कि मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी पोटेंशियोमीटर में, बट स्टिल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स क्योंकि जनरली क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर जैसा सेक्शन बिल्कुल चैप्टर के एंड में आ रहा होता है तो वी टेंड टू इग्नोर दैट. मोर ओवर प्रैक्टिकल्स में आ रहा होता है और प्रैक्टिकल में कई बार मतलब बच्चों से क्वेश्चन तो नहीं बट अलग अलग टाइप की वैरायटी में अलग अलग चीजें हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं, प्रैक्टिकल मतलब कर नहीं पाते हैं. ये सब बातें होने की वजह से पोटेंशियोमीटर से बच्चे थोड़ा सा घबराने से लग जाते हैं. ठीक है, मुझे भी शुरू शुरू में होती थी बट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट. ठीक है, पोटेंशियोमीटर बहुत ही सिंपल है. ठीक है, आपको कुछ नहीं, आपके प्री रिक्विजिट्स कुछ नहीं है. यू मस्ट नो हाउ KVL is applied या किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड एंड यू मस्ट नो द बेसिक ओम्स लॉ. ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए. ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजी जो डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, ये तीन चीजें पता है तो पोटेंशियोमीटर की बल्ले बल्ले हो जाएगी और तुम्हारी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी. ठीक है, सबसे पहले मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें मैंने पोटेंशियोमीटर की तार को लगाया. मैं बहुत ही हाई फाई सर्किट नहीं बनाऊंगा, इसमें कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन मतलब थिंकिंग कि हाँ ऐसा है कि मैंने ये एंड वाली तारें ऐसे बनाई या वैसे बनाई. इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है पोटेंशियोमीटर का, वही समझना है
तो बहुत ही सिंपल चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे, देन इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देख लिया। ठीक है, ये मैंने तार लगाई है पोटेंशियोमीटर की, लेट्स से इसकी लेंथ है L और इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, ये मैंने एक बैटरी लगाई, लेट्स से इसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, और ये मेरा की है। ठीक है, अभी अभी क्या है, ये इतना सेटअप बनाना है पहले। अगर लैब में भी जाओगे ना, मतलब जो 12th वाले हैं और देख रहे हैं अगर मेरा वीडियो, तो अगर तुम लैब में भी जाओगे तो तुम्हें पहले इतना सेटअप तैयार करना है। ठीक है, बिफोर एनी एक्सपेरिमेंट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे मतलब मुझे पॉजिटिव कैसे लगाना है और नेगेटिव टर्मिनल कैसे लगाना है, किस किस साइड पे क्या क्या लगा है कनेक्शन सही करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई वुड टेक यू टू द एडवांस लेवल, और फिर उसके बाद मज़ा आ जाएगा तुम्हें, पोटेंशियोमीटर से कभी नहीं डरोगे। ठीक है, चलो, ये मतलब जो सबसे पहले किया, दैट इज द प्राइमरी सर्किट ना। ठीक है, मतलब जिसमें हमने मेन लीडिंग एक्यूमुलेटर या बैटरी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा की लगा दी लेट से। ठीक है, और ये एक पोटेंशियोमीटर की वायर। ठीक है, लेंथ L, रेजिस्टेंस R की। ठीक है, तो इसको तो तुम अभी तक दिस इज एनालोगस टू दिस थिंग कि एक रेजिस्टेंस R लगा है। ठीक है, एक बड़ा EMF लगा है एक्यूमुलेटर के थ्रू, एक्यूमुलेटर कह लो ईटा, और एक इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r लगा है। तो अगर मैं इसी सर्किट को देखूं तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो होगा डेफिनेटली। तो करंट तो फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज इक्वल टू ईटा अपॉन कैपिटल R प्लस का स्मॉल r। ठीक है, तो ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर में क्या कुछ अलग होगा, पोटेंशियोमीटर में भी वही रहेगा, कोई डिफरेंस थोड़ा है। अगर इधर करंट आई है और एक रेजिस्टेंस R का लगा दिया जाए तो यहाँ पर भी तो वही सिनेरियो है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सेम है। और देखना आगे भी तुम इंटरप्रेट करने लग जाओगे तो सब कुछ बहुत ही सेम दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे कि ये मेरा लेट से एंड A है और मैंने इधर से एक तार जोड़ी। ठीक है, और मुझे EMF जोड़नी है। ठीक है, मैं इसे ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करूं, अभी समझ आ जाएगा। फर्दर मैं इसे गैल्वेनोमीटर से करूंगा और यहाँ पर ये जॉकी J लग जाएगी। ठीक है, समझा EMF को। अच्छा, तो मेरा टारगेट क्या है। ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है, टारगेट बहुत सिंपल है कि मुझे एक ऐसी वोल्टेज बतानी है। ठीक है, जिसका EMF, या इसको लेट से मैं E0 बोल देता हूँ। ठीक है, जिसका EMF, जिसका वैल्यू E0 के बराबर है। ठीक है, तो वो कितना होगा ऐसा कुछ बताना है, या आई एम सपोज टू फाइंड कि इस वाली चीज में क्या कंडीशन बन रही है। ठीक है, जिससे नल पॉइंट आ रहा है। ठीक है, नल पॉइंट आने की कंडीशन, नल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिससे करंट थ्रू दिस वाली चीज, यानी जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसके थ्रू जो करंट है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसे हम नल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गेम इस वाले सेल की वजह से हो रहा है, या इधर जो भी है। अच्छा, ये जो हमने बाद में लगाया, ये अपना इन्फ्लुएंस सर्किट में बाद में दे रहा है, तो इसे हमने सेकेंडरी पार्ट बोल दिया। ठीक है, तो दिस इज सेकेंडरी सर्किट ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। आई होप इतना दिस मच इज फाइन। ठीक है, तो बढ़ गया आगे। ठीक है, अच्छा, तो मुझे मेरे टारगेट्स ये हैं कि या तो मुझे वोल्टेज बता दी जाए। ठीक है, मतलब कितना EMF है सेल का, वो ईटा नॉट मुझे फाइंड करने को बोल दे, या मुझे बोल दे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सेल की, मतलब जो ईटा नॉट वाला सेल है उसकी भी तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, तो उसको R0 बोल दिया और उसके लिए सॉल्व करना। ठीक है, तो ये मेरे बेसिक एलिमेंट्री पैरामीटर्स होते हैं
जिसको मुझे फाइंड आउट करना होता है लैबोरेटरी में, ठीक है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि पहले प्राइमरी सर्किट बनाया, और प्राइमरी सर्किट इज सिमिलर टू अ नॉर्मल सर्किट, उसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा सर्किट बनाया, उसी के ऊपर कनेक्शन दे दिया और एक अलग से दूसरा सेल बना दिया। अब यू माइट बी वंडरिंग कि हाँ, ईएमएफ तो या तो ऐसे ऐसे आता है या ऐसे ऐसे आता है, तो इस बेवकूफ ने ऐसे क्यों लगाया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसलिए लगाया ताकि तुम इस डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कि कई लोग रट लेते हैं कि पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आना चाहिए और इधर नेगेटिव आना चाहिए। तो इसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ये पोटेंशियोमीटर की वायर है, ठीक है, अगर इफ दिस इज द पोटेंशियोमीटर की वायर, ठीक है, और ईएमएफ है यहाँ पर, ठीक है, और मेरा मेरा मतलब जो भी है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगा है, वॉट एवर इज द केस, अगर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है और यहाँ पर ईएमएफ लगा है, ठीक है, ईएमएफ लगा है या बैटरी लगी है, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज टू generate a circuit in the upper region such that the current through the galvanometer is zero. This is my primary target, ठीक है, ताकि मुझे नल पॉइंट मिले और मैं अपनी कैलकुलेशंस कर सकूं। अब वो नल पॉइंट कैसे मिलेगा? नल पॉइंट तभी मिलेगा ना जब यहाँ वाला वोल्टेज ड्रॉप, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम करंट की यहाँ इधर से देखें तो वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है तो नेट वोल्टेज विल ड्रॉप, और अगर वोल्टेज इज ड्रॉपिंग देन आई कैन से कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जहां पर ये वाली चीज इज एट अ लोअर पोटेंशियल एंड ये वाली पॉइंट इज एट अ हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो किसी ड्रॉप को इनिशिएट करने के लिए ये वाला एंड अपने आप में ही हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए और ये वाला एंड अपने आप में ही लोअर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो इसलिए जो ईएमएफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव के साथ आएगी, क्योंकि पॉजिटिव अपने आप में ही ये वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है जो कि हायर पोटेंशियल पे है, एंड यहाँ पर नेगेटिव, एंड यहाँ पर ऐसे मतलब जो भी है सेल आ जाएगा और रेजिस्टेंस आ जाएगा, इस वाले एंड पे नेगेटिव आएगा। तो पहली बात, जब भी तुम सर्किट डायग्राम बनाओगे पोटेंशियोमीटर का, एग्जाम में बनाओ या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनाओ, देन तुम देखना कि हमेशा ये मेरी प्राइमरीली एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी मेरा ड्रॉप क्रिएट करना है मुझे, ठीक है, जो भी मुझे सर्किट में ड्रॉप क्रिएट करना है, ठीक है, ड्रॉप को क्रिएट करने के लिए और यहाँ पर नल पॉइंट लाने के लिए, पोटेंशियल्स को सेम करने के लिए मुझे इसके करंट की डायरेक्शन में के ऑपोजिट ईएमएफ लगाना है, सच दैट ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वही ये वाला हो जाए, और अगर यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हुए यहाँ पर भी ड्रॉप हो, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो बढ़ गया आगे, ठीक है, ये तो सर्किट डायग्राम था। अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। बेसिकली तुम्हें इतनी की थ्योरी पता होनी चाहिए, इतनी थ्योरी पता है और तुम्हें किरचॉफ के रूल पता है और तुम्हें पता है कि इधर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इधर राइज हो रहा है, देन यू आर रॉक स्टार्स, पोटेंशियोमीटर खत्म हो गया है, ठीक है। बट प्रॉब्लम्स करने से यू विल रियलाइज कि कैसे मैं इन इतनी सी थ्योरी को प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करूंगा, एंड तुम्हें मजा आ जाएगा, पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन कर डालोगे तुम जितने भी तुम्हारे पास होंगे, ठीक है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सबसे पहले एक तो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है। इसमें भी किरचॉफ लॉ लग रहा है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिए क्योंकि थोड़ा सा मतलब रिलैक्स मोड में भी चलना पड़ेगा,
क्योंकि एक्चुअली इसका प्रैक्टिकली यूज है, बट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। 2019 में भी नहीं आए हैं, 20 में भी नहीं आया है। 20 में पोटेंशियोमीटर नहीं पूछा है अभी तक मेंस में, बट क्या पता पूछ ले आगे, बहुत ही शॉकिंग भी हो जाती है कई बार चीजें। ठीक है, दूसरा ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ का फॉर्मूला है ना, ईएमएफ निकालना है तो मेरे को गिवन पोटेंशियल ड्रॉप के लिए ऐसा कुछ लगाना है। ठीक है, खैर एप्लीकेशंस तो अपने आप तुम जनरेट करने लग जाओगे जब तुम्हें एक बार पोटेंशियोमीटर के फंडे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बार और देख लिए, एक और टर्म आती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसका बहुत जिक्र होता है, मतलब लगभग हर क्वेश्चन में इसका जिक्र होगा। तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक प्राइमरी सेल की प्रॉपर्टी है। तुम तो ऐसे समझो कि प्राइमरी सेल में क्या क्या हो रहा है तुमने पहले उसी को एनालाइज करना है। सेकेंडरी सेल पे हम सेकेंडरी सेल को हम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देंगे, और फिर ठीक है, अगर इसकी वोल्टेज V है इसके अक्रॉस, तो किरशॉफ का रूल कहता है कि इसमें इस लूप में नेट वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू 0। तो अगर इधर V का राइज हो रहा है तो इधर से इधर जाते हुए V का ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये लेंथ L है, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम K से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू V बाय L, और इसके यूनिट होते हैं वोल्ट और मीटर। ठीक है, समझ लिए, ये एक और टर्म है, इसका यूज आएगा। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक हो गया। ठीक है, और इसी से मेजर प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जैसे जैसे मैंने एनालिसिस किया, मतलब पिछले अराउंड 10 इयर्स या 12 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का, देन आई फाउंड कि पोटेंशियोमीटर बहुत ही सिंपल है, और ऐसे ही मतलब कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कंफ्यूज तो कैसे भी हो सकता है इंसान। ठीक है, चलो अब दूसरे पे आ गए, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आ गए, दैट इज मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज कुछ नहीं है, मीटर ब्रिज इज जस्ट नथिंग बट इट इज जस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है तो मीटर ब्रिज तुम्हें करना आता है यूज। ठीक है, ये यहाँ पर बस, ठीक है, एक रेजिस्टेंस की जगह एक गैल्वेनोमीटर लग जाता है। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर के, यहाँ पर स्पेसिफिकली मीटर, मीटर तो अगर कोई पूछ ले तो ये प्रॉपर्टी है कि 100 सेंटीमीटर का होता है, तो L, और ये 100 माइनस L। प्रैक्टिकल्स में बहुत हेल्प करता है वीडियो। ठीक है, ये R1, ये R2, अगर मैंने दो रेजिस्टेंसेस लगाए हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। अगेन इसका वही वाला फंडा है। ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम तो बहुत सिंपल है। ठीक है, मतलब अगर खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लो तो बात अलग है, बट समझने के लिए दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज। ठीक है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कंडीशन होती है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ सिमेट्रिकल सर्किट बन जाए कि आर, या इसको पी क्यू आर एंड एस बोल दें, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर लगाया, तो गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो आने की कंडीशन होती है दैट P अपॉन R इज इक्वल टू Q बाय S। तुम दिस डिवाइडेड बाय दिस, इन दोनों का डिवीजन करो और इन दोनों का डिवीजन करो, वो सेम आना चाहिए, या तुम इन दोनों का डिवीजन करो और इन दोनों का डिवीजन करो, वो सेम आना चाहिए। ठीक है, या इन दो, या क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कुछ भी चलेगा, बट मैं इसे याद रखता हूँ, मुझे ये कन्वीनियंट लगता है याद रखने में। ठीक है, देख लिए, तो मतलब फोटो फोटो तो देख लेना मीटर ब्रिज की कैसे होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। तो इसमें बैलेंस की कंडीशन क्या आ जाएगी, इसमें बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी R1 अपॉन L इज इक्वल टू R2 अपॉन 100 माइनस L। अच्छा, L और 100 माइनस L में अगर चेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अगर यहाँ पर 3367 का कॉम्बिनेशन बन रहा था तो यहाँ 6733 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, है ना, नेट रेशियो विल स्टिल रिमेन द सेम। ठीक है,
तो ऐसे झंझट में नहीं पढ़ना है, फॉर्मूला से नहीं आती है फिजिक्स, फिजिक्स आती है फील करने से, ठीक है। अगर तुम्हें फील करने आता है तो तुम बादशाह हो, वरना तुम फकीर के फकीर रह जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक पोटेंशियोमीटर की थ्योरी इतनी है, देख लेता हूँ कोई पॉइंट छूट ना जाए और फिर मुझे गाली गलौज ना सुननी पड़े, तो तुम्हें बुरा ना लग जाए, मतलब सिंपली, ठीक है। हाँ मेरे पास तो मतलब मेरे हिसाब से तो दिस मच थ्योरी इज मोर देन सफिशिएंट। मेरे जितने भी रेफरेंसेस हैं, जितने भी मेरे पास हैं, उसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर की इतनी थ्योरी है, एंड दिस मच इज सफिशिएंट, ठीक है। अब आती हैं प्रॉब्लम्स। क्वेश्चंस कैसे करें भाई, क्वेश्चंस नहीं आते हैं करने, कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होते हैं इसलिए क्योंकि रटा होता है, याद नहीं होता है, समझ नहीं आया होता है ना। ऐसे समझ, ये बस फॉर्मूला फॉर्मूला लिख लिया, आर इज इक्वल टू ऐसे से, हाँ ऐसा होता है। मैंने लगता है मैंने पीछे फॉर्मूला गलत लिख दिया है ना। चलो मिट गया, वो बच गया मैं, ठीक है। देख लेना फॉर्मूला गलत होगा तो उसे ठीक कर लेना, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। वैसे मुझे नहीं लगता, बट स्टिल अगर मैंने कुछ मतलब गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। EMF अपॉन, मतलब ये याद रख के तो आते ही नहीं है ना, याद रख के चलोगे तो वैसे ही मतलब गेम हो जाएगा, ठीक है। जितना जितना याद रखना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में रख लो, फिजिक्स में ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़े बहुत एक दो चैप्टर है, मॉडर्न फिजिक्स टाइप हो गया, ठीक है। और ऐसे छोटे मोटे रिजल्ट याद रखने पड़ जाते हैं कई बार चैप्टर्स में, ठीक है। उतना ही याद रखना होता है, फिजिक्स में ज़्यादा कोई मतलब झंझट नहीं आता, ठीक है। तो थ्योरी तो यहीं पे एंड हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं चलो। आई थिंक क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन ये देख लो ना, कहाँ का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। कब का है, 8 जैन मॉर्निंग का। बहुत से लोग होंगे मेरे व्यूअर्स जिनका पेपर हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो बनाया क्वेश्चन, 4 रेजिस्टर्स है ना। आई थिंक आई मस्ट चेंज द कलर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो 4 रेजिस्टर्स, 15 ओम, 12 ओम, ठीक है। 4 रेजिस्टर कनेक्ट करे हैं, दे आर कनेक्टेड इन अरेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर, मतलब 15 इधर आएगा तो 12 इधर ही आएगा, और 4 इधर आएगा तो 10 इधर ही आएगा। दे आर अरेंज्ड इन साइक्लिक ऑर्डर टू फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज। देख लो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है, ठीक है। व्हाट यू नीड टू मेक इज अ नथिंग बट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो कितनी रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टर सो एज टू बैलेंस द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अभी तो देख लो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन होती है ना, ये वाली। ये नेसेसरीली व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन है। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड भी हो सकता है, जब ये रेशियो होल्ड हो रहा है तो बैलेंस्ड है, एल्स अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो देख लिए, ठीक है। मुझे कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में इसके साथ कनेक्ट करना है, ये मेरा टारगेट है, सो दैट मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कर सकूं, ठीक है। तो देख लो यार, क्या है, बहुत सिंपल है। लेट्स से मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन x मान लेता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। मतलब मैंने रेजिस्टेंस R पैरेलल में जोड़ दिया और मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस की कंडीशन क्या आएगी, दैट 15/x इज इक्वल टू 12/4, यानी कि 3, और ये आ जाएगा 5, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। अरे भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर R ओम है, ठीक है। और अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने झंडे गाड़े हैं तो यू माइट बी नोइंग कि अगर सेम होते हैं दोनों रेजिस्टर तभी इसका वैल्यू हाफ आता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आया होगा, तब तुम्हें दिख गया होगा कि R का वैल्यू मस्ट हैव बीन इक्वल टू 10 ओम, जो कि इसका आंसर था। ये न्यूमेरिकली सॉरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन, बट ठीक है,
अगर तुम्हें मतलब नहीं है इतना एक्सपोजर तो तुम ऐसे कर लो 10R बाय R प्लस 10। अगर ये भी नहीं आता तो भाई 10th क्लास वापस पढ़ो, ठीक है। 5R का वैल्यू 50 आ जाएगा, R का वैल्यू 10 आ जाएगा। ऐसे कर लिए नहीं तो, ठीक है। कैसे भी कर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज नहीं हुए। ये मुफ्त के नंबर हैं, 4 नंबर ये दे के जाएगा, ठीक है। इसमें 0 या -1 लेने का स्कोप बहुत कम होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बाई चांस हम गलत करेंगे और बाकी लोग सही करेंगे तो हमारी परसेंटाइल पे बहुत ही ड्रास्टिकली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। परसेंटाइल सिस्टम बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज करता है अगर आप इजी क्वेश्चन ना करो। ये मेरे मेंटर ने मुझे बताया था, ठीक है। अगर आप टफ क्वेश्चन करके आओगे उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा रैंक पे, बट इजी क्वेश्चन नहीं करके आने पे बहुत इफेक्ट पड़ता है रैंक पे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन। तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है ये मैं आपको भी बताता हूँ ना। ये पोटेंशियोमीटर का कोई भी क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें पहले तो प्राइमरी सेल मतलब प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है, ठीक है। तो तुम पहले प्राइमरी सर्किट बनाओगे और फिर प्राइमरी सर्किट पे एनालिसिस करोगे। व्हेन यू आर डन विद योर एनालिसिस तुम सेकेंडरी सर्किट के रिक्वायर्ड कंडीशंस और क्वेश्चन की डिमांड पे देखोगे। जैसे ही तुम ये सब देख लोगे यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन बन जाएगा तुमसे। इसके बाद भी क्वेश्चन ना बने तब छोड़ने का है, ठीक है। वैसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, थोड़ा सा दिमाग तो लग भी सकता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है अभी, थोड़ा सा मतलब ऐसा थोड़ा है कि रट लिया और हो जाएगा। अगेन मैं वही बोलूंगा, कॉन्सेप्ट साफ होगा तो तुमसे क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट साफ नहीं होगा तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो क्वेश्चन बनने में दिक्कत आने के चांस हाई है, ठीक है। चलो देख लिया। अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग अ लेंथ L and a resistance 12R is connected to cell D of EMF blah blah blah। पढ़ लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं करके दिखाता हूँ, एक आधा अगला तुम वीडियो पॉज करके करना ना खुद ट्राई। अगर खुद ट्राई नहीं करोगे और बेईमानी करोगे, ठीक है, तो फिर तो पता ही है दिक्कत हो ही जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शंस लिख दिए हैं पहले से, इनबिल्ट आए हैं ऑप्शंस, है ना, ठीक है। चलो देखो, पोटेंशियोमीटर वायर है तो पहले तो ईएमएफ और आर, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये मेरी तार ए बी। जो ए बी है उसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 12R। इसका लेंथ कितना है L, ठीक है। मैंने स्मॉल एल ले लिया, तुम मतलब कर लेना, कैपिटल कर लेना उसे, ठीक है, या ऐसे कर लो, लो लो भाई, स्मॉल ले लो भाई ना। चलो अब देख लिया, ठीक है। चलो भगवान का नाम लिया और पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन शुरू किया। तो इसको मैंने जैसा आपको बोला था कि प्राइमरी सर्किट को आई कैन ट्रीट एज ए नॉर्मल सर्किट, तो उसमें करंट कितना आएगा, ईटा अपॉन 13R आ जाएगा। आई थिंक देर इज नो डाउट इन दिस मच स्टफ, ठीक है। तो इस वायर से भी मतलब जो पोटेंशियोमीटर की वायर है उससे करंट कितना जा रहा है, ईटा बाय 13R, ठीक है। तो मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, करंट into the resistance across AB, which is the resistance of the wire, which is equal to 12R। तो ये आ गया 12 ईटा बाय 13, सही है। इतना करने के बाद अब तुम पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखो, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ये तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होने लग जाएगा। मैं आई एम गोइंग वेरी स्लो ताकि ये वाली चीजें जहन में आ जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड जब क्वेश्चंस कर। ये आ जाएगा वोल्टेज अपॉन लेंथ, ठीक है। अगर तुम्हें के मिल गया तो तुम इसके पैरामीटर्स अब यहाँ पर तुमने अपने पैरामीटर्स कंप्लीट कर लिए, तुम्हें करंट मिल गया और तुम्हें के मिल गया। अब तुम बनाओ सेकेंडरी सर्किट
और सेकेंडरी सर्किट में क्या रिक्वायर्ड है, हमसे पूछा क्या गया है। अगेन हमें पूछा है लेंथ एजे फॉर विच गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट की पोजीशन, ये लेंथ पूछी गई है, ठीक है, एल डैश या जो भी है ना, मतलब कुछ भी एक्स ले लो, ठीक है, एक्स लेंथ निकालनी है, तो एल ए जे आई टुक टू बी इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या है, ईटा बाय 2 और 3r, ठीक है, ये सेल लगाया और मुझे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए। अब समझने की कोशिश करना, देखो अगर मैं सिर्फ एजे पार्ट का एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट एनालाइज करूं, ठीक, तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये ऐसे लगा है जॉकी, ठीक है, ये ईटा बाय 2 और 3r है, बोलो सही है, हाँ, है ना। अगर ये सही है तो यू विल रियलाइज कि मुझे करंट इस वाली वायर के क्रॉस जीरो करना है, तो मतलब इसके अक्रॉस अगर आई आ रहा है तो वो जीरो है। अब आई जीरो है इसके अक्रॉस, तो यहाँ पर ईटा बाय 2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो वोल्टेज है ड्रॉप है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज v इज इक्वल टू आई इंटू 3r होता है। आई एम गोइंग वेरी स्लो और बहुत ही बेसिक से चल रहा हूँ, दिस विल बी जीरो, और गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो है। तो सिंपली मुझे एक और बात पता चल गई कि अगर यहाँ पर इस वायर के अक्रॉस, इस वायर ए बी में कहीं जे पॉइंट है, तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हुआ है, इस वाले एजे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनली जनरेट हुआ है वही एक्सटर्नली जनरेट हुआ होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो मुझे ऐसी लेंथ निकालनी है, मुझे ऐसी लेंथ निकालनी है जिसपे इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज ईटा बाय 2, ठीक है। तो मुझे पता है वो लेंथ एक्स है। अब आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का रूल, कि क्यों निकाला था, इसलिए निकाला था, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसलिए निकाला था कि मुझे पता है v इज इक्वल टू के एल होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज k एंड विच इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये एक कांस्टेंट है तो अगर मैं v बाय एल लिखूंगा तो वो v डैश बाय एल डैश आएगी, ठीक है। अब ये था तो ईटा, और आई थिंक मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाला हुआ है, तो दैट वाज 12 ईटा बाय 13l एंड दिस इज इक्वल टू एल डैश जो मेरा एक्स है और जो मेरा रिक्वायर्ड पोटेंशियल है जो मुझे जनरेट करना है विच इज ईटा बाय 2, ठीक है। ईटा से ईटा कैंसिल हो जाएगा, व्हाट आई विल गेट इज एक्स का वैल्यू विल बी इक्वल टू 13l अपॉन 24, ठीक है, 13l अपॉन 24 लेंथ। अच्छा, अगर कैलकुलेशन गलत हो जाए, कोई टू टा छोड़ दो, तो यहाँ 26/24 बनेगा, तो सोच लेना कैलकुलेशन गलत हो रही है ना, ठीक है। अगर कहीं गलती से बनने लग जाए तो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ l है, तो या तो तुमने कनेक्शन गलत किए हैं, ठीक है, कि नल पॉइंट बहुत, या तो करंट बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है, सॉरी बहुत ज़्यादा कम फ्लो करेगा तभी वो नल पॉइंट आगे शिफ्ट होगा। बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं जो कि तुम्हें स्कूल्स में बताते हैं, ठीक है, जब तुम प्रैक्टिकल्स करते हो, ठीक है। बट 13l/24 इज द आंसर एज पर द स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो सी कैलकाटा वाज द करेक्ट आंसर। दिस वाज अ 2019 का मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। मैंने आज सिर्फ जे मेंस के क्वेश्चन लिए हैं जस्ट बिकॉज कि ये नीट की थ्योरी भी बहुत ही क्लियर करते हैं, क्रिस्टल क्लियर, और क्वेश्चंस आर ऑफ, ठीक है, सफिशिएंटली गुड लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई फाई फंडे लग रहे हैं, बहुत ही सिंपल फंडे हैं, बस व्हाट यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो मज़ा आया होगा, पोटेंशियोमीटर का पहला क्वेश्चन था ये, और ये चीज़ें बताते बताते बहुत टाइम लगा, आई नो बहुत टाइम लग रहा है, बट अगर एक बार, दिस इज जस्ट लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर कर ली तो पोटेंशियोमीटर में बल्ले बल्ले हो जाएगी,
क्वेश्चन फट से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। वैसे जैसे बोलते हैं जट बन गया, जो भी होता है, ठीक है। चलो ये अब आया अगला क्वेश्चन, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो ये तो आई थिंक तुम्हें आता होगा, बट चलो स्टिल व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन, आई थिंक मैं एक क्वेश्चन ले चुका हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो तुम इसे खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। हाँ चलिए, तो आई होप आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ये नहीं कि मतलब ऐसे ही, मतलब है ना, मूवी थोड़ी चली है यार, क्वेश्चन क्वेश्चन करो तभी आएगा, वरना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हाँ आ तो तब भी जाएगा। चलो ठीक है। हाँ, कार्बन रेजिस्टर्स का यूज किया है और रेजिस्टेंस के कोड बता दिए हैं, ठीक है। रेजिस्टेंसेस के वैल्यूज बताए हैं कुछ के, और मुझे R3 के लिए कोड बताना है। तो कोड का तो भाई, कोड तो ये है, बी पी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, आई थिंक ऐसा होता है ना। दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और ये मल्टीप्लायर होता है, ठीक है, यानी 10, ये 100, और मतलब ऐसा है, ये मतलब मल्टीप्लायर भी नहीं होता है, मल्टीप्लायर बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ ना मैं, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये परसेंटेज एरर को मतलब बताता है, मतलब ऐसे कितना ऊपर नीचे हो सकती है, फ्लक्चुएशन बताता है। तो इसका होता है 10%, इसका होता है आई थिंक सिल्वर का इज 20%, और इसका मतलब ऐसा कुछ होता है 5%, 10%, 20%, सॉरी सॉरी, 5%, 10%, 20%। यार ये कोड एक्चुअली इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है, यहीं पे ही गेम में पड़ जाता है, तो इसलिए इतना ही याद रखा है। एक्स्ट्रा मेमोरी है नहीं, तो रखी भी नहीं, ठीक है। अब कैसे लिखते हैं, देखो तीन कोड कलर है, अगर लेट से ए बी सी तीन कलर है, मतलब तीन नंबर, तीन कलर दिए हुए हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा, तो उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस विल बी ए, पहला मतलब टेंस डिजिट इज ए, वंस डिजिट इज बी, इंटू 10 की पावर सी, ठीक है, ये होता है, ठीक है। मतलब मान लो अगर तुम्हें कलर दिया जाए ब्लैक ब्राउन, ठीक है, रेड, या इसी को ले लेते हैं ना, ऑरेंज, ऑरेंज दिया गया है, रेड दिया गया है, और ब्राउन दिया गया है, ठीक है। ऑरेंज दिया गया है, रेड दिया गया है एंड ब्राउन दिया गया है। तो जो अपना ऑरेंज कलर है उसके अक्रॉस कितना है, 3, तो यहाँ पर लिखा 3, ठीक है। रेड के अक्रॉस क्या है, 2, तो लिख दिया 2, इंटू 10 की पावर ब्राउन के अक्रॉस क्या है, ब्लैक है ये ब्राउन है, ठीक है। पहले ब्लैक, पहले डार्कर कलर आ रहा है, ठीक है, पहले ब्लैक इसलिए आ रहा है, फिर ब्राउन आ रहा है, ठीक है। ये 10 की पावर 1 आ गया, तो दिस इज 320। तो मतलब अब मुझे इस रेजिस्टेंस, सॉरी गलत वाला, इस वाले रेजिस्टेंस का वैल्यू आई हैव गॉट टू बी 320 ओम, R2 का रेजिस्टेंस इज 80 ओम, R4 का रेजिस्टेंस इज 40 ओम। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस करना है तो R3 निकाल सकते हैं, with using this formula I can calculate R3, ठीक है। तो R3 का वैल्यू इज इक्वल टू 160, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 की पावर 1, और अच्छा 10 की पावर 1 यहाँ पर भी देखा ब्राउन, तो लास्ट में ब्राउन आना चाहिए, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ये बाय बाय हो गया, ठीक है। अच्छा पहले 1 आना चाहिए, यानी कि स्टार्ट भी ब्राउन से होना चाहिए, ब्राउन से हो रहा है क्या स्टार्ट, नहीं हो रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शंस नहीं दिए तो पहला नंबर ब्राउन को जाएगा, ठीक है। जो 6th नंबर है वो जाएगा ब्लू को, या ब्लू को, और अच्छा जिसको ब्लैक ब्राउन में कंफ्यूजन आता है, तो तुम ऐसे देखो कि सबसे डार्कर कलर 0 ले रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे शेड्स मतलब लाइट होती जा रही हैं, मतलब मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, तो देख लो तुम्हें याद रखना है, तुम्हें सूट कर रहा है तो तुम याद रख लो, नहीं रख रहा तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। कर लिए, देख लिया, ठीक है, तो बढ़ गए आगे।
चलो करो भाई, ट्राई करो। अच्छा हाँ, इसमें एक और क्रक्स है, छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। ठीक है, एक अच्छा सा पॉइंट है कि इसने लिखा मीटर बेज है ना, तो बच्चे मीटर बेज की तरह सोचने लग जाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें दिमाग लगाना है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तुम्हें 2 सेल दिख रहे हैं तो तुम्हें पोटेंशियोमीटर भी तो फील आना चाहिए। पर तुम्हें ऐसा भी दिख रहा है कि मीटर बेज जैसा भी है, तो आइला ये तो फंस गया। तो फंसे फूसे कुछ नहीं है, तुम तो बस ऐसे देखो। ये कंफ्यूज कर देते हैं दोनों में। ये जेई वाले एनटीए वाले हैं, ये बहुत चालाक है ना। पर हमें, अगर ये स्मार्ट है तो हमें क्या बनना है, ओवर स्मार्ट बनना है। ठीक है, तुम्हें तो बस इससे मतलब है सर्किट डायग्राम में क्या हो रहा है और हमसे पूछा क्या गया है, दैट इज अवर कंसर्न। ठीक है, तो चलो पॉज किया, स्टार्ट करते हैं। ये ईएमएफ है, अगेन ये सेकेंडरी सोर्स है, तो इसको जस्ट फॉर द टाइम बिंग मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये ए होगा, ये जे होगा। यहाँ पर मैं वापस ए, दिस इज बी। ठीक है, ये 6 वोल्ट, और नाउ दिस इज आर, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब देखना पड़ेगा ना, थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन ऑफ द मीटर ब्रिज, मतलब बेसिकली मीटर ब्रिज क्या है कि इसने एक बात स्पेसिफाई की कि जो ए बी का लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर, दैट्स इट। इससे ज्यादा कंक्लूजन मत निकालना, गलत हो जाएगा। फिर बाद में रोते मत रहना कि क्वेश्चन गलत हो गया जी, जेई का क्वेश्चन था गलत हो गया। ठीक है, अब कहता है विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 0.5 वोल्ट एंड अ रियोस्टेट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, तो ये वाली रेजिस्टेंस इज 2 ओम। ठीक है, एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम जे। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा विजुलाइज करते हैं। अच्छा, इसका वैल्यू इज गिवन 0.5, ये केस 1 चला है ना, मतलब जो प्री कंडीशनड सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये 6 वोल्ट है। ऑप्शंस छुप गई होंगी तो कोई जरूरत नहीं ऑप्शंस की, तुम आंसर निकालने पे फोकस करना। ठीक है, तुम आंसर निकालने में फोकस करना, ऐसा ए बी सी डी वाला कोई लफड़ा नहीं है इधर। ठीक है, कोई मतलब वो नहीं है, जेई का पेपर नहीं चला है ना। अब यहाँ पर देखा, अच्छा यहाँ पर दिया होगा ना कुछ एक आधा डेटा, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज इज 4 ओम। तो अगेन मैं ऐसे बनाऊंगा इसे, अब मुझे पता लग गया ना, तो मैं ऐसे बनाऊंगा। तो इसके अक्रॉस 1 एम्पियर जा रहा है, मतलब इस वायर के अक्रॉस भी 1 एम्पियर जा रहा था। ठीक है, और इस वायर के अक्रॉस अगर 1 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो अच्छा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए बी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ये समझ आ गया ना, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 4 वोल्ट आ गया। तो ठीक है, ईटा का वैल्यू 0.5 है, तो अगर इसका 4 वोल्ट आ रहा है वोल्टेज अक्रॉस ए बी, तो अगर वोल्टेज अक्रॉस ए जे है निकालना है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.5 वोल्ट एज डिस्कस्ड इन द थ्योरी। अब मैं ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं करूँगा। सो 4/100 इज इक्वल टू 0.5 बाय एक्स। ठीक है, या एक्स या ए जे लिख लो। ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, L/8 आएगा। ठीक है, आने दो, देखते हैं। वैसे तो देखो, आए, मतलब पर्सनली तुम ऐसा करो, कैलकुलेशन बाद में करना। ठीक है, कैलकुलेशन बाद में करना, वरना मतलब बहुत कुछ छूट जाएगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है आगे। ठीक है, तो एक्स ए जे मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो लिख लिए एक्स ए जे इज इक्वल टू 100/8। ठीक है, सेंटीमीटर में ऑब्वियसली। अब क्या कहता है कि जब सेल इज रिप्लेस्ड बाय ईएमएफ ऑफ E2, अच्छा, एंड सेम नल पॉइंट इज टू बी ऑब्टेन्ड, तो
अब नल पॉइंट सेम रहना है, बट मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया है 6 ओम पर। आई रिपीट कि मुझे उसी पॉइंट पे नल पॉइंट चाहिए, मतलब मुझे 100/8 सेंटीमीटर पे ही नल पॉइंट चाहिए, ठीक है। बट मुझे ये बता दिया गया कि मुझे उस पे नल पॉइंट तभी मिल रहा है जब मेरा रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, मतलब जो रियोस्टेट में रेजिस्टेंस है, यानी कि एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस है, जो प्राइमरी सर्किट है मेरा, उसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम। तो बस समझ लीजिए, अब तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये 6 वोल्ट है, ये मेरा अब 6 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरी पोटेंशियोमीटर की वायर है, यहाँ पर 100/8 है, और इसके अक्रॉस मुझे क्या पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, तो ऑब्वियसली इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ईटा मिलेगा। सोच लेना तभी आएगा। इतना तो नहीं, अगर इतना नहीं सोच पा रहे तो नहीं सोच पाओगे जेईई के पेपर में या मेडिकल के पेपर में, ठीक है। तो करंट अब कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट अपॉन 10 ओम विच इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर, ठीक है। तो 0.6 एम्पियर अब पास कर रहा है, कितना करंट है इंटू कितना लेंथ है, ठीक है, 100/8, ठीक है, अपॉन टोटल लेंथ कितना था 1/100 इंटू आर। अब ये क्या किया मैंने, ये समझ लिया। देखो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस वॉज 4 ओम, ठीक है, विच इज आर, यहाँ पर 4 लिख लो ना इसे। तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 4/100, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस ग्रेडियंट का टर्म भी दे कह सकते हैं, इज 4/8 विच इज हाफ। तो ये वाला टर्म हाफ बन जाएगा और ये आ जाएगा 0.3 वोल्ट। तो मेरा आंसर इज 0.3 वोल्ट, दैट इज बी बॉम्बे, ठीक है। ये बी बॉम्बे आंसर, मतलब 0.3 वोल्ट आंसर था, ठीक है। समझ आया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये मीटर ब्रिज का है, और ये मतलब क्या बोलूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन बेस्ड है। तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई कर लेना। इसका आंसर इज, क्या आंसर देखना पड़ेगा, मुझे खुद को याद नहीं है, कैलकुलेट तो किया था। आई थिंक इसका आंसर 402.5 आ रहा है, जहाँ तक मुझे याद है। अब सोल्यूशन वैसे तो लिखा नहीं है मैंने, बट ऐसा है कि फंडा सेम है, कुछ नहीं है। बस इसमें क्या होगा ना कि जब R 400 है तो ब्रिज बैलेंस्ड है, फिर उसके बाद इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंजिंग का क्वेश्चन अभी मैं एक इसके साथ ही एक शीट भी दूंगा ना, मतलब शीट भी क्या है, चलो 5 क्वेश्चन का एक सेट दूंगा, 3-4 क्वेश्चन है उसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के, वो भी दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम देख लेना। और उसमें भी तुम्हें इंटरचेंजिंग वाला एक क्वेश्चन मिलना चाहिए पॉसिबली, अगर मैंने डाला होगा। नहीं डाला होगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्विंग में आई वुड बी टेकिंग, मतलब पोटेंशियोमीटर के 1-2 प्रॉब्लम तो ले ही लेंगे, ताकि वो वाला पार्ट छूटे ना, फिजिक्स भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक। कंडीशंस बता देता हूँ, हाँ कंडीशंस बता देता हूँ कि P और Q का रेजिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। अब इसका वैल्यू जब 400 था, कहाँ गया, इसका वैल्यू जब 400 था, ठीक है, तो R को, अच्छा ठीक है, ब्रिज बैलेंस हो गया, मतलब P/R इज इक्वल टू Q/X, ठीक है। तो X का वैल्यू कितना आ रहा था, RQ/P, ठीक है। फिर नाउ ऑन इंटरचेंजिंग P एंड Q, अब P और Q इंटरचेंज किए, मतलब ये और ये इंटरचेंज किए, तो Q/R इज इक्वल टू P/X, तो RP/Q आ जाएगा अब X, ठीक है। तो X की वैल्यू निकालनी है, तो बस पहले तो P और Q निकले, P² अपॉन Q² निकलेगा, ठीक है। तो जब तुम्हें P/Q मिल जाएगा,
फिर तुम इस वाली साइड से लगा लेना कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन X, व्हीटस्टोन ब्रिज की सिमेट्री। R तुम्हें नोन है किसी भी एक कंडीशन में, P अपॉन Q तुम जब कैलकुलेट कर लोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, फालतू में मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन है ये, ठीक है, मेंस का ही क्वेश्चन है ये। चलो क्या बोलूँ मैं, बहुत ही लंबा हो जाएगा, देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसमें इंटीग्रेशन लग रहा है। तो मेडिकल वालों, अगर तुम्हें थोड़ा सा घबराहट हो रही है देन ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वैसे तो छोड़ सकते हो, बट ऐसा मतलब कोई बहुत ही धांसू इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। हाँ, पेपर में होगा या नहीं होगा वो बात अलग है कि टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है, बट ऐसा रिजल्ट अच्छा देगा। चलो एक और पोटेंशियोमीटर करा। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर इस क्लास का हाईलाइट है, तो मैं पोटेंशियोमीटर पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे, ताकि पोटेंशियोमीटर का डर जो डेवलप हुआ है, ठीक है, वो चला जाए। तो ठीक है, एक और पोटेंशियोमीटर का ही सवाल है ये, ठीक है, इसका आंसर है मेरे पास क्या, आंसर हो तभी फायदा है ना एक्चुअल में, वरना गलत हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो देख लिए पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन, पढ़ लिए और सॉल्व कर लिए। चलो पॉज कर लिया होगा तो सॉल्व कर लिया होगा, तो अब बढ़ते हैं आगे। इन द सर्किट शोन a 4-wire potentiometer is made up of 400 centimeter long wire which extends between A and B. The resistance per unit length of the potentiometer wire, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस का ग्रेडियंट है, जैसे कि बात हो रही थी कि रेजिस्टेंस का ग्रेडियंट के हिसाब से सोचो तो इतना आएगा। तो देख लो रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.01 into 400, that is equal to 4 ohm if I am not wrong, ठीक है, तो वायर की रेजिस्टेंस 4 ohm होगी। Now if an ideal voltmeter is connected at this, the voltmeter की रीडिंग would be, अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देख लो यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं पोटेंशियोमीटर से, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये 4 ओम है, कौन सा है, पोटेंशियोमीटर की तार है, ऐसे दिखा दिया जस्ट, ठीक है, यहाँ पर 2 सेल हैं, तो 2 सेल का सेल्स इन सीरीज है, ठीक है, तो 1.5 ऐड होकर 3 वोल्ट बना देंगे, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 बन के 1 बना देगी, और यहाँ पर 1 ओम बन जाएगा। तो करंट इन द सर्किट कितना आ जाएगा, प्राइमरी सर्किट में करंट विल बी 3/6, ठीक है, विच इज हाफ एम्पियर। तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर की वायर से हाफ एम्पियर करंट जा रहा है, हाफ एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस इज 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो मतलब अगर मैं वी एजे लिखूंगा तो वो आई इंटू आर एजे, रेजिस्टेंस अक्रॉस एजे, और रेजिस्टेंस अक्रॉस एजे इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू द लेंथ एजे, ठीक है, तो वोल्टेज एजे इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 50 आ जाएगा इसका लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है 0.01, ठीक है, सॉल्व करेंगे और आंसर वुड बी इक्वल टू 0.25, ठीक है। चलो इतने पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस आर सफिशिएंट, बाकी तुम वो वाले क्वेश्चंस कर लेना जो कि मतलब असाइनमेंट में नीचे दिए होंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आएंगे, रुको, लंबा क्वेश्चन है, इसको देख लिए, एक बार इसको भी देख लेते हैं एंड उसके बाद हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। आई होप दैट ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा है, अगर लंबा जा रहा होगा तो पार्ट्स में देख लेना ना, ठीक है, पर इसको एक बार कंप्लीट कर लिए तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा फास्ट चाहता हूँ ना, मतलब आई थिंक तुम लोगों ने अब ट्राई कर ही लिया होगा पॉज करके। तो अब इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो ये 60 सेंटीमीटर फ्रॉम बी आ जाएगा। इफ अ 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज द नल पॉइंट शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर, हाँ,
चलो पहले वाली कंडीशन लिखी, तो R1 बाय रेजिस्टेंस, लेट्स से रेजिस्टेंस अगर 40 और 60 दिया है और हमें कोई खास कंडीशंस नहीं दी गई हैं, तो यू कैन एज्यूम कि रेजिस्टेंस ऑफ मीटर ब्रिज की वायर इज 100 ओम। ठीक है, फिर शुरू वाली का कितना हो जाएगा 40 ओम और बाद वाली का हो जाएगा 60 ओम। तो R1 बाय 40 विल बी इक्वल टू R2 बाय 60। ये तो पहले देख लिए। अब एक 10 ओम रेजिस्टर, मतलब ऐसे था ना ये कंडीशन, पहले ये कंडीशन वाज लाइक दिस, है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, R1 R2 L एंड 100 माइनस L ऐसे है। तो अभी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसका लेंथ नल पॉइंट का, मतलब नल पॉइंट इधर को शिफ्ट होगा ना, तो अब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, अगर 10 ओम का रेजिस्टर R1 में डाला तो R1 प्लस 10 बढ़ा और यहाँ पर R2 ही बचा, तो इट इज ऑब्वियस कि नल पॉइंट शिफ्ट करेगा, तो नल पॉइंट को इसी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 40 में 10 ऐड होगा तो 50 बनेगा, ये 50 और ये 50, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सॉल्व करेंगे। तो चलो कर ही लेते हैं यार सॉल्व, इतना भी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा आलस नहीं करना चाहिए इंसान को। ठीक है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट कि, अच्छा ठीक है, मुझे क्या पूछा क्या गया है, द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा क्वेश्चन आगे भी है थोड़ा सा ना, चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। बेसिकली R1 R2 मिल जाएगा, फिर वैसे ही क्वेश्चन वैसे तो सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कितना पैरेलल में लगाएंगे कि वापस वही आ जाए, चलो देख लेते हैं यार क्या जा रहा है इतना, ऐसे ही बिना बात के जेई मेंस तो यही करेगा लंबा, इनफैक्ट हो सकता है नीट भी यही करे कि लंबा क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा ही नहीं, इतने बंदों से ना हो पाए, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ ना, तुमने आई थिंक कर ली होगी, कैलकुलेशन करना आदत डालनी पड़ेगी, मेरा चॉइस नहीं है। R1 20 ओम, अब देख लिए, ठीक है, यहाँ पर 30 ओम है, यहाँ पर 20 ओम है और यहाँ पर 10 ओम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, तो कितना पैरेलल में लेट्स से आरपी करेंगे सच दैट, ठीक है, मेरे पास क्या कंडीशन बने कि यहाँ से 40 है एंड यहाँ से 60 है, यही मेरी ओरिजिनल कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये 30 इंटू आरपी अपॉन 30 प्लस आरपी, ठीक है, अपॉन 40 60 यानी कि 2:3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 अपॉन 3, तो ये 10 और ये 20 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करती है, तो ऐसा मत सोचना कि मतलब बहुत ही हाई फाई कैलकुलेशन चली है, और इसलिए मैं इसे फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि मतलब कैलकुलेशन में इतना कुछ दिखाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कैलकुलेशन तो इंसान ने खुद ही करनी होती है, इसमें तो आई कांट हेल्प। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल दैट इज टू बी कनेक्टेड इज इक्वल टू 60 ओम। ठीक है, दैट इज माय फाइनल आंसर, 60 ओम, सी कैलकाटा इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा बहुत फिजिक्स है इसमें, मतलब जितना नाम मात्र फिजिक्स होना चाहिए उतना है। ठीक है, इसको करने का बेस्ट अप्रोच बनाया मैंने, तो मैं सीधा वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा डरना मत ना इंटीग्रेशन सुन के, बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ऐसा है कि फंडा वैसा है तो ऐसे बना लिए। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, तुम जैसे मर्जी कर सकते हो। सबसे पहला कंडीशन तो पढ़ लिए क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करिए जैसा कि मैं बोलता हूँ। ठीक है, नहीं तो फायदा नहीं होगा, तो ये होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई वुड फाइंड रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ लेंथ। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या आर इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। ठीक है, मैथ वालों को तो आना चाहिए ना पहली बार, हाँ मेडिकल वालों देख लो यार, कॉन्सेप्ट अच्छा है। ठीक है, अगर मैं इधर इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं इसी देसी तरीके से ही चला जाता हूँ ना, थोड़ा सा आई वुड रिड्यूस माई लेवल इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इंटीग्रेट किया
0 पर इसका जब रेजिस्टेंस कुछ लेंथ हुआ ही नहीं था तो रेजिस्टेंस क्या घटता हुआ होगा, ठीक है। और आर, तो आर पे लेट से रेजिस्टेंस इज एल, या स्मॉल आर पे लेंथ स्मॉल एल कवर हुई है, ठीक है। आई थिंक दिस इज फाइन, चलो ठीक है। तो आर इज इक्वल टू इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन के इंटू एल की पावर 1/2 अपॉन 1/2 यानी कि 2, और यहाँ पर लिमिट्स पुट कर दी 0 to एल, ठीक है। हाथ मत फैलाने लग जाना भाई, मेडिकल वालों, मैं पहले बोल रहा हूँ हाथ मत फैलाने लग जाना अगर कोई देख रहा है तो, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। ऐसे ही मतलब बिना बात के मैं था ही नहीं, पहले ही हार मानने लग जाते हैं कई, तो ऐसे होते हैं, मतलब मुझे बुरा लगता है यार, ऐसा नहीं मतलब, ठीक है। तो ये मेरा लेंथ के साथ फंक्शन है, ठीक है, रेजिस्टेंस एज लेंथ। तो अब तो बहुत सिंपल है, अगर मुझे एल लेंथ पे रेजिस्टेंस पता है तो बाकी 1 माइनस एल के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा उसमें रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन। बस यहाँ पर यही गड़बड़ है ना, कि अगर यहाँ पर एल है, यहाँ पर 100 माइनस एल है, एल का रेजिस्टेंस इतना है, तो 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस 100 माइनस इसका रेजिस्टेंस, ऐसे से कुछ महारथी लॉजिक लगाते हो, ठीक है, उससे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, ठीक है। तो तुम्हें लगाना कुछ नहीं है, तुम्हें तो बस सॉल्व करना है इसे, ठीक है। मैं मैथ से करना पसंद करता, ठीक है, बहुत ही इजीली हो जाता, बट अब मैं इस नए अप्रोच को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आओ, देखो भाई, रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आर है, और ये वाली जो भी है, मतलब अगर आर डैश लिखूं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस को मैं आर डैश का वैल्यू लिख सकता हूँ कि मेरा इधर से जाकर लेट से एक्स डिस्टेंस जाके मैंने डी एक्स एलिमेंट लिया, तो उसका रेजिस्टेंस डी आर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। वरना तुमने फंक्शन निकाला है, फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 2k रूट एल, ठीक है, इंटू 2k रूट एल, ऐसा कुछ आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एल प्लस एक्स, ठीक है। अगेन मैथ्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इस मेथड से नहीं जाएंगे, ठीक है, इस मेथड से नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अपने वाले मेथड से गए कि R1 का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2k रूट एल, और R2 का वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 2k रूट एल। अब L का वैल्यू L से लेकर के, मतलब यहाँ से इस वाले L से लेकर के, ठीक है, इस वाले L से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक जा रही है, क्योंकि ये मीटर वेज की तार है, ठीक है, 10 माइनस रूट एल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो R1 मिल जाएगा, R2, मतलब ऐसे वायर पे क्या क्या रेजिस्टेंसेस हैं यार, वो है, ठीक है। तो जीरो डिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन अगेन सेम रेजिस्टेंसेस हैं वैसे तो, R डैश अपॉन 2k रूट एल इज इक्वल टू R डैश अपॉन 2k इंटू 10 माइनस का रूट एल, ठीक है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, 2 रूट एल इज इक्वल टू 10, एल का वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी हुआ क्या, इसको वापस समझो यार, देखो वापस समझने की कोशिश करो क्या हुआ। देखो मैंने रेजिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ बनाया और एक बार इंटीग्रेट कर लिए इधर तक, तो देख लो यार, इधर तक तो आई थिंक समझ आ जाना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक है तो बहुत फंडामेंटल मैथ्स लगा है, ठीक है। अब इस वाले मेथड से ना जाकर मैंने बहुत ही सिंपल अप्रोच क्या लगाई, व्हाट आई यूज्ड इज कि आई न्यू R1 क्या है, ठीक है, ये मैं निकाल सकता हूँ किसी भी लेंथ में वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब R2 में मैंने क्या डिफरेंट किया
कि मेरा R2 स्टार्ट इधर से हो रहा है, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट 0, द स्टार्टिंग पॉइंट इज L। तो अगर जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर मेरा लिमिट L से स्टार्ट होता और यहाँ पर फिर वो 100 पे रुकता। ठीक है, तो मैंने उसे जस्ट एक फंक्शन बनाकर अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए किया है, ताकि मुझे सेकंड इंटीग्रेशन से बचा जा सके। ठीक है, तो जब उसे सॉल्व किया तो पहले 100 डाला तो ये बनेगा, फिर L डाला तो 2 के रूट L बनेगा, ये कॉमन आ जाएगा। अब फिर उसके बाद ये वाला तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, मैं इधर लिख देता हूँ, शायद इधर कवर हो गया होगा। तो R डैश अपॉन 2 के रूट L जो कि इसका रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू R डैश अपॉन 2 के इंटू 10 माइनस रूट L। ठीक है, आगे तो कैलकुलेशन है, वो करेंगे तभी आंसर आएगा। ठीक है, एंड द आंसर इज 25 सेंटीमीटर, याद नहीं कि 0.25 मीटर। सी कैलकुलेट इज द करेक्ट। ठीक है, तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हो सकता है लंबा चला गया वीडियो, बट चलो क्या करें, अगर सीखना है तो बढ़िया है। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, सी या बाय। लाइक कर देना, हाँ सब्सक्राइब कर देना, press the bell icon for the latest updates, and do share it with your friends and every needy person whom you know. Chalo, I'm ending this now. Bye.